हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। हम लोग यूपी बोर्ड क्लासेस में कक्षा 12 के गणित अनसॉल्व को हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 अनसॉल्व पेपर हल कर लिए हैं। ये अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 3, अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 3 के लिए इसका कोड है 324 EZ, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? बहुविकल्पी पूछा जाएगा यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो बहुविकल्पी क्वेश्चनों के लिए ज़्यादा आपको क्या करना है, हल करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से क्या कर सकते हैं, सवाल को देखते ही आंसर टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। सवाल में आपसे क्या सवाल पूछा गया है आपसे कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R, ठीक है ना। एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है, जिसमें कह रहा है R जो है वो इस प्रकार है कि ऑर्डर्ड पेयर A और B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू क्या B स्क्वायर द्वारा एक संबंध क्या है, परिभाषित है। तो कह रहा है ऐसा जो संबंध होगा वो कैसा होगा, स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा। ऐसे 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये सवाल देख के ये कह सकते हैं कि अगर वास्तविक संख्याओं की बात करें, मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर A, B बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, ठीक है, तब तो ये बात क्या हो जाएगी, स्वतुल्य के लिए सममित स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्वतुल्य के लिए 1 और 1 स्वतुल्य हो जाएगा, 2 और 2 स्वतुल्य हो जाएगा, 3 और 3 स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने 1/2 और 1/2 ले लिया है, तो ये स्वतुल्य हो पाएगा? जरा चेक कीजिए। तो 1/2 चेक करिए, तो 1/2 चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्या, होल स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 1/2 इज लेस देन इक्वल टू कितना, 1/4। ये देखिए 1/2 क्या, 1/4 से छोटा होता है, गलत बात है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अगर स्वतुल्य नहीं है तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, सममित नहीं है। क्या ऐसा नहीं है, सममित भी नहीं है। अगर आपको ये पता करना है कि सममित क्यों नहीं है, सममित के लिए कंडीशन क्या होती है, A रिलेटेड टू B होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, A रिलेटेड टू B, समझ रहे ना। तो B रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया कि एक क्या है, एक संबंधित है किससे, 2 से। एक संबंधित है किससे, 2 से। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं तब 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये बात सत्य है तो 1 लेस देन इक्वल टू 4 सही है, ठीक है। लेकिन क्या ये 2 रिलेटेड टू जब 1 बनेगा तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये बात सत्य है? ये बात असत्य है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सममित नहीं है। क्या, सममित नहीं है, फलन सममित नहीं है। और सममित नहीं है तो संक्रामक भी नहीं होगा। संक्रामक के लिए क्या स्थिति होती है, संक्रामक के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो फलन संक्रमक होता है उसमें रूल होता है कि A रिलेटेड टू B होना चाहिए और फिर B रिलेटेड टू C होना चाहिए। अगर A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C है तो सीधा A का संबंध किससे होना चाहिए, C से होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि इसमें नहीं हो पाएगा। अतः जो ये दिया गया हमारा फलन है, जो संबंध है, उसमें वो क्या है, न तो स्वतुल्य है, न तो संक्रामक है, न ही सममित है। इसलिए हमारे पास ये इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प संख्या 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, पहली सवाल के लिए। पढ़ते हैं दूसरी सवाल पे। देखिए दूसरी सवाल हमारे पास क्या है, हमसे पूछा गया है कि फलनों की संख्या होगी, फलनों की संख्या पूछी गई है। आपको याद हो हमने सेट नंबर 2 में फलनों की संख्या, हाँ, एकाएकी 18 फलनों की संख्या, एकाएकी फलनों की संख्या, इन सबको निकालने के लिए एक हमने अपनी नोट से क्या लगाया था, पेज लगाया था, जिसमें हमने सारी सूत्रों पर चर्चा करी थी। तो फलनों की संख्या ज्ञात करनी है हमको। फलनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है, देखिए फलनों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपको ऐसे पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3 है। नंबर ऑफ इन एलिमेंट सेट बी कितना है, 2 है। सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए से बी में। किसमें पूछा जा रहा है, ए से बी में। तो ध्यान से देखिए, सवाल में आपसे ए से बी पूछेगा या तो बी से ए पूछेगा, ठीक है ना। ए से बी पर, ए से बी तक, तो जिस तक पूछेगा वो क्या रहेगा, वो नीचे रहेगा, और जिससे पूछेगा वो क्या लिखेगा, घात में लिखा जाएगा। माने ए से बी भी पूछ रहा है फलनों की संख्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है ना, पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है ना। आप ये सूत्र ध्यान से याद कर लीजिए। फलनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है
क्या m पावर n या n पावर m जैसा भी आप लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि n पावर m और n पावर m और m पावर n कब लगना है। a से b में पूछ रहा है कि b से a में पूछ रहा है, इसलिए इस सवाल का विकल्प संख्या कौन सा d सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग पहली सवाल के ग की ओर। पहली सवाल के ग में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कह रहा है लैम्डा की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, लैम्डा की। कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए ये दो सदिश है, लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप कैसे हैं, लंबवत हैं। आप सोचिए और सोच के हमें बताइए कि वेक्टर में आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि अगर दो सदिश क्या है, लंबवत हैं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी है, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। माने दोनों सदिशों का गुणनफल क्या होता है, अदिश गुणन क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है ना, तो हमने पहले वाले को हमने क्या मान लिया, वेक्टर है, दूसरे वाले सदिश को हमने क्या मान लिया, वेक्टर भी मान लिया। तो अगर वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा आई कैप, फिर क्या हो जाएगा प्लस जे कैप प्लस क्या हो जाएगा के कैप डॉट ये क्या हो जाएगा आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस क्या 2 के कैप इक्वल टू क्या 0। चलिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है आई का मल्टीप्लाई आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ होता है, सिंपल। कैसे, आई का आई के साथ करेंगे तो लैम्डा एक अन्नम क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा 4 एक अन्नम -4, फिर हो जाएगा प्लस 2 एक अन्नम 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हल करेंगे जिससे हो जाएगा लैम्डा -2 इक्वल टू क्या 0, तो लैम्डा बराबर में कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए लैम्डा की वैल्यू मिल गई ना, कितना आसान सवाल है एक नंबर के लिए। हमें इसमें प्रसंख्या 1 के ग में विकल्प संख्या कौन सा सही है, प्रसंख्या 1 के ग में विकल्प संख्या 2 सही है। ठीक है ना, 2 सही है और उसका आंसर भी 2 है। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। घ में हमसे क्या पूछा गया है, समाकलन का सवाल है, तो आसान ही है। कैसे, हम लोग इसे करेंगे क्या, आई बराबर इंटीग्रेशन x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, आपको समाकलन करने के लिए जो फॉर्मूले बताए गए हैं उन फॉर्मूलों को अगर आप याद करें तो आपको एक फॉर्मूला बनाया गया होगा आईलेट, क्या पढ़ाया गया होगा, ILATE। मैं स्कूल हमेशा कैसे जाता था, लेट जाता था, आई लेट। ठीक है ना, मैं हमेशा स्कूल लेट जाता था। तो आई लेट माने आई से हो जाएगा इनवर्स फंक्शन, एल से हो जाएगा लॉग वाला फंक्शन, ए से हो जाएगा अल्जेब्रिक फंक्शन, टी से हो जाएगा ट्रिगो फंक्शन और ई से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल माने चरघातांकीय फलन। तो चरघातांकीय फलन सबसे लास्ट में है, तो हम लोग यहाँ ई टू दी पावर माइनस एक्स जो है इसको हम लोग चरघातांकीय फलन बोलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय फलन। कैसा हो जाएगा, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम फलन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए समाकलन शुरू कर दे रहे हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम फलन, सॉरी गलत हो गया, इंटीग्रेशन क्या, प्रथम फलन हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन ई टू दी पावर माइनस एक्स का समाकलन ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान क्या हो जाएगा -1। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन कितना हो जाएगा 1, पहले का अवकलन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, एक्स का अवकलन 1 और ई टू दी पावर माइनस एक्स का समाकलन ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान क्या -1 इंटू क्या डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, ये हो जाएगा आई बराबर क्या माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर क्या माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या करेंगे ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स अपान कितना -1। सी लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सवाल वाले ने भी सी नहीं लिखा है, अगर आप सी लिख देंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे, तो आपको यहाँ सी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अगली लाइन में ये हो जाएगा आई बराबर माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म में से माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो पहली टर्म बचेगा एक्स, दूसरी टर्म में बचेगा +1। तो आंसर को हम लोग कैसे लिख देंगे, आंसर को आंसर की तरफ मैच कराते हुए लिखते हैं माइनस ब्रैकेट में x+1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है ना, देखिए कौन सा विकल्प है, विकल्प संख्या 1, कौन सा विकल्प है, विकल्प संख्या 1 क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 के घ के बाद 1 के अंग की ओर। ठीक है, 5 सवालें पूछी जाती हैं बहुविकल्पी, ये अंतिम सवाल है। ठीक है, ये सवाल कहाँ से हमसे पूछी गई है, अवकल समीकरण से, डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का चैप्टर है वहाँ से पूछी गई है। वहाँ से आपसे क्या पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ आपसे कोटि पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, कोटि। जब भी ऐसी सवाल आती है तो यहाँ आपसे या तो क्या पूछेगा, घात पूछेगा, या तो आपसे क्या पूछेगा, कोटि पूछेगा। क्या पूछेगा, कोटि। अच्छा, कोटि आप तब बताएंगे जब जिसकी कोटि मतलब जितनी बार कितनी बार अवकलित है, कोटि माने अवकलन, नंबर ऑफ अवकलन। ठीक है ना, अवकलन कितनी बार अवकलन है,
और सबसे ज़्यादा बार जहाँ अवकलन है, ज़्यादा बार अवकलित, ज़्यादा बार अवकलित, ज़्यादा बार अवकलन की घात क्या हो जाएगी, आपकी घात हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं ना समीकरण में पहले वाला जो टर्म है उसमें 3 बार क्या किया गया है, अवकलन। 3 बार अवकलन है तो उसकी घात कितनी है, 2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो प्रसंख्या अंक के लिए हमारा जवाब हो जाएगा पहला, विकल्प संख्या 1 करेक्ट आंसर, और आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रसंख्या 2 की ओर। 2 में जो सवालें पूछी गई हैं वो भी एक नंबर की ही सवालें हैं। तो आपको क्या करना है, मिनिमम एक पेज तो लिखना ही है, ठीक है ना। एक पेज में आराम से हो भी जाएगा, ठीक है। तो दूसरे का क है हमारे पास सवाल, ठीक है। देखिए दूसरे का क है, हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सवाल है हमारे पास इन्वर्स फंक्शन से। आपको याद हो तो हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, जिसमें सी आता है, मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से क्या, सेक इनवर्स क्या, कॉट और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये 3 होते हैं, ठीक है। कॉट और कॉसेक, कौन सा राउंड हो गया, कॉट और कॉसेक होना चाहिए यहाँ ना, ये सेक नहीं, कॉसेक, COSEC, कॉसेक माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सवाल है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर एक्स, ठीक है, माइनस रूट अंडर 2। तो आप बताइए जब माइनस आप हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे पाई माइनस कॉसेक इनवर्स करनी में 2, कितने का मान होता है, ये होता है पाई माइनस कॉसेक इनवर्स क्या, कॉसेक पाई बाई 4, ठीक है ना। एक कॉसेक से एक कॉसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉसेक कट जाएगा, तो बचे क्या, पाई माइनस पाई बाई 4। तो हो जाएगा 4 एक 4 में से गए 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। एक पेज आप आराम से इतनी लाइनों में लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरे का ख देखिए, दूसरे में ख अवकलन से सवाल है। आपसे क्या पूछा गया है, अवकलन गुणांक बताइए, क्या बताइए, अवकलन गुणांक। तो दी गई सवाल को सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, और इसमें इसको सूत्र लगने वाला है, वो क्या लिखना है, श्रृंखला नियम लगने वाला है। कौन सा नियम, श्रृंखला नियम, ठीक है ना। तो लिखते हैं x के क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। एक सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या, कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए श्रृंखला नियम कैसे काम करता है। सबसे पहले जो टर्म दिख रही है वो कौन सी है, कॉस एक्स। तो सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे, कॉस का। किसका करेंगे, कॉस का करेंगे। तो सबसे पहले कॉस का कर दीजिए। तो कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा है, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए कॉस का हो जाने के बाद कौन बचा, साइन एक्स स्क्वायर बचा। तो साइन एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे ये क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस एक्स स्क्वायर। अब अंतिम में कौन बचा, अंतिम बचा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। अगली लाइन में इसे क्या कर लीजिए, डिफाइन करके लिख दीजिए। तो माइनस ये हो जाएगा 2x, फिर क्या, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर क्या, साइन ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर, अवकलन गुणांक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के ग की ओर। 2 का ग देखिए सवाल। 2 का ग हमारे पास जो सवाल है वो है अवकलन समीकरण से, अवकल समीकरण से। अवकल समीकरण तो समझ लीजिए यूपी बोर्ड का फेवरेट है, ठीक है ना। माने ये समझिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन जो नाम का टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, वो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखते रहिएगा इसी सेट में आपको कितनी सवालें मिलेंगी डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। देखिए सवाल हमारे पास क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या, -4xy स्क्वायर, ठीक है।
सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना पड़ेगा। कौन सा, वेरिएबल चर पृथक्करण, वेरिएबल सेपरेबल चर पृथक्करण विधि, ठीक है ना। माने एक्स वालों को एक तरफ और वाई वालों को क्या कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए। तो अगली लाइन में हमारे पास क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर को हम लोग इस पर लाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, डी वाई अपान क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई डी एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है ना। दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y की पावर -2 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन -4x dx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा y की पावर -2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा y की पावर -2 + 1 अपान क्या हो जाएगा, -2 + 1 इक्वल टू -4 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगी x²/2 प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है ना। अगली लाइन देखिए, अगली लाइन में हो जाएगा क्या हमारे लिए, हम लोग लिखेंगे क्या इसे, y की पावर -1 अपान क्या, -1 इक्वल टू -4x² कितना 2 प्लस कितना c। ये माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से ये वाला 2 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/y इक्वल टू क्या 2x² प्लस c, या 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x² y प्लस cy। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका समीकरण। ठीक है, सलूशन। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के घ की ओर। 2 का घ सवाल हमारे पास कहाँ से है, समाकलन से। कहाँ से है, समाकलन से। समाकलन में हमसे कहा गया है कि I बराबर इंटीग्रेशन log x का क्या करिए, समाकलन करिए। जैसे log x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, इसलिए log x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रथम द्वितीय लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको याद हो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, सवालों समाकलन में सवालों को लगाते हुए आपको आइलेट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आइलेट माने इनवर्स फंक्शन पहले लेना है, फिर लॉग लेना है, फिर क्या लेना है, अलजेब्रा लेना है, फिर ट्रिगो लेना है, फिर क्या लेना है, एक्सपोनेंशियल लेना है। तो यहाँ जो लॉग है वो सबसे पहले आ रहा है, और अगर हम लोग यहाँ 1 मान लें तो ये अलजेब्रिक हो जाएगा, तो अलजेब्रिक लॉग के बाद ही आता है। ठीक है, लॉग तो पहले ही आ जाएगा ना आइलेट वाले सूत्र में। तो हमें लॉग एक्स को क्या मानना है, प्रथम फलन। लॉग एक्स को क्या मानना है, प्रथम फलन मानना है। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम फलन, और ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, द्वितीय फलन। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग का हो जाएगा log x, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा x, माइनस इंटीग्रेशन log x का 1/x और dx का क्या हो जाएगा x। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx, इस वाले x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में log x माइनस ये हो जाएगा dx का x हो जाएगा प्लस क्या c। ये रहा आपका जवाब। ठीक है ना, या आप चाहें दोनों में से x कॉमन कर सकते हैं, फिर ब्रैकेट लिख सकते हैं। वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर x कॉमन भी करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा log x -1 प्लस क्या c। ठीक है ना, इससे अच्छा है कि आप यही x log x -x प्लस c लिख दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के कौन से अंतिम प्रश्न, अंग की ओर। ठीक है, सवाल में हमसे कहा गया है कि 2pa कितना, 2pa इक्वल टू 5/13 और pb 2pb बराबर कितना दिया गया है, 5/13। ठीक है, और pa/b बराबर हमें दिया गया है 3/10। हमसे पूछा क्या जा रहा है, pa यूनियन b पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए लगाते हैं सवाल को। क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं, 2pa बराबर कितना, 5/13 है, तो pa बराबर हो जाएगा 5 कितना 26, कितना हो जाएगा 5/26। हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या है हमारे पास फार्मूला था उस दिन pa यूनियन b बराबर pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b। ठीक है ना, ये फार्मूला है आपके लिए। हमें pa यूनियन b पता ही करना है, तो pa यूनियन b पता करना है तो pa की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/13 दूना 26 प्लस pb की वैल्यू हो जाएगी 5 कितना 13 माइनस pa इंटरसेक्शन b निकालना पड़ेगा। वो हम क्या करेंगे, इस वाले सूत्र से निकालेंगे, इस वाले जो हमें वैल्यू दी गई इससे। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान देख लीजिए,
तो यह हमें दिया गया है पी ए बाई बी इज इक्वल टू 3/10। इसका मतलब हम लोग इसे लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी इक्वल टू कितना 3/10। पी बी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/10 गुणे पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी बी की वैल्यू हो जाएगी 5/13। 5 कितना 13, तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाए कितना 3/13 दूना 26। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/26। तो हल कर लीजिए, तो 5 में से पहले और लास्ट वाले को पहले हल कर लीजिए। तो 5 में से 3 घटाइएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बटा कितना हो जाएगा 26 प्लस ये हो जाएगा कितना 5/13। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 26, ये हो जाएगा 2 प्लस 5 दूनी कितना हो 10, 10 2 12 बटा कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो 3 से काट दीजिए, नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 एक 9, 2 2 3 6, 6 बच्चे 13 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप फार्मूला ध्यान से देखें ना, फार्मूला हमने कैसे अप्लाई किया है, आपको इसी प्रकार से फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर कौन से 3 की ओर। सवाल नंबर 3 हमारे पास कहाँ से है, व्यू से है, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आपको ए दिया गया है, आपको क्या दे दिया गया है, बी दे दिया गया है। अच्छा जरा देखिए ए का क्रम और कोटि बताइए तो, पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, स्तंभों की संख्या 3। यहाँ देखिए, यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और स्तंभों की संख्या कितनी है 2। तो हमारा जो देख रहे हैं पहले वाले में स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या, दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या की क्या है बराबर है, तो मल्टीप्लाई संभव है। तो मल्टीप्लाई क्या है, संभव है। अब हम ए बाई बी, ए इंटू बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, ए इंटू बी। तो जरा ए लिख लीजिए, ये हो जाएगा -1 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा 4 -2 और कितना 5। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, बी के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 1 6 7 5 और कितना 3। ठीक है ना, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले अवयव का पहली पंक्ति दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से, ऐसे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 1 का -2 में -2, 2 का 6 में 6 दूनी 12, 3 का 5 में 3 5 15। फिर इसी प्रकार से दूसरे में कर दीजिए, तो -1 1, 2 7 कितना हो जाएगा 14, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, -6 दूनी कितना हो जाएगा 12, प्लस 5 से कितना हो जाएगा 25। 4 का 1 में करेंगे 4 1 4, -7 दूनी कितना 14, प्लस 5 ये कितना 15। ठीक है ना, हल कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हल करिए, तो 15 12 27, 27 में 2 घट जाएगा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 14 14 10 24 होता है, 14 9 14 8 22, कितना हो जाएगा ये 22। ठीक है, 8 में से 12 घटा दीजिएगा तो -4, -4 25 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ये हो जाएगा 15, 15 में 14 गया 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, ये रहा आपका कौन, ए बी। कौन है ये, ए इंटू बी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 3 के प्रश्न संख्या 3 के ख की ओर। प्रश्न संख्या 3 के ख हमसे क्या पूछा गया है, x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है कि नहीं। कहाँ पर, x बराबर 1 पर फलन संतत है कि नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या लिखते हैं, x बराबर 1 के लिए, x बराबर कितने के लिए 1 के लिए। अगर x बराबर 1 के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे एल एच एल, क्या लिखेंगे एल एच एल, लिमिट x टेंस टू कितना 1 माइनस एफ यस। 1 माइनस का क्या मतलब होता है, 1 माइनस का मतलब होता है फंक्शन से वो वैल्यू चूज करके हमें लिखनी है यहाँ जो 1 से कम हो रहा हो। तो आप देख पा रहे हैं फंक्शन में ये 1 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये 1 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, पहला वाला। ठीक है ना, क्योंकि ये 1 से कम होने के लिए बात बोल रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x प्लस कितना 5। x की वैल्यू जिस दिन 1 रखेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। x का मान 1 रखेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा कि नहीं। अब एल एच एल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, आर एच एल करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन, नीचे वाला। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस क्या x माइनस 5। आंसर क्या हो जाएगा, 5 में 1 में से -5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -4। हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं यहाँ, कहाँ यहाँ। आप देख पा रहे हैं
कि LHL जो है वो RHL के क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, अतः फलन क्या है, LDNE, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं है, कहाँ पर, एट x = 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कौन से, 3 के ग की ओर। 3 के ग में हमसे क्या पूछा गया है, एक साधारण सा सूत्र पूछा गया है, वो भी इंटीग्रेशन से, I बराबर 1/√a² - x² ds। ठीक है, हम कहते हैं कि इससे सरल सूत्र है ही नहीं, इससे आसान सूत्र समाकलन में है नहीं, क्योंकि ये a² - x² है, इसे कहते हैं दुनिया का सबसे छोटा फार्मूला। कौन सा फार्मूला, दुनिया का सबसे छोटा फार्मूला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे sin इनवर्स x/a + c। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं तो संख्या 3 के घ की ओर। 3 के घ में आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना क्या, चतुर्भुज की भुजाएं, माना चतुर्भुज की भुजाएं क्या हो जाएंगी, क्या, वेक्टर A बराबर कितना, 3i कैप + 2j कैप + 2k कैप। ठीक है, कामा वेक्टर B बराबर क्या हो जाएगा, i कैप + 2j कैप - 2k कैप। अच्छा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉडुलस में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो चलिए यहाँ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालते हैं। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या हो जाएगा, i कैप, j कैप और k कैप। पहले वाले से i का मान 3, j का मान 2, k का मान +2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस लिख रहा था इसलिए प्लस बोल दिया। ये b का वैल्यू में i का 1, j का कितना 2, k का कितना -2। हल कीजिए तो सबसे पहले क्या, i, तो i के लिए क्या हो जाएगा, -4 -4। ठीक है, फिर -j क्या हो जाएगा, 3 दूनी -6 + 2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, k के लिए हो जाएगा 3 दूनी 6 -2। तो आंसर क्या हो जाएगा, -4 दूनी 8 i कैप, 6 में से 2 घटा दीजिएगा तो माइनस +4 j कैप, 6 में से 2 घट गया तो 4 k कैप। ठीक है ना, ये हो गया। अब लोग इसका क्या निकाल दें, मॉडुलस निकाल दें तो अपना आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 क्या हो जाएगा, 32, 32 को 64 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। मुझे कुछ डाउट लग रहा है इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से चेक कर रहा हूँ। ठीक है, आई अगर हम लोग ले लेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस में और 2 दूनी 4 वो भी माइनस में, -j, फिर क्या हो जाएगा, 3 दूनी -6 और यहाँ हो जाएगा 2, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, +2 और +2 + 1 तो क्या हो जाएगा, +2 + 1 तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस रहेगा। 6 2 कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस +8, 8 8 कितना हो जाएगा, ये 8 8 ये हो जाएगा 64, 64 दूना 128, 128 से 16 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 144। तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 यूनिट स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए जब भी आपसे वेक्टर की सवाल पूछी जाएगी तो उसमें या तो चतुर्भुज का, अगर 1 या 2 नंबर की सवाल है तो उसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से पूछा जा सकता है। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको क्रॉस आता है तो क्रॉस करके क्या कर देना है, आपको सीधे उसका डॉट मॉड निकाल देना है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 क्या है, रिपीटेड सवाल है। क्यों रिपीटेड है, क्योंकि ये पिछले भी सेट में मिली हुई थी। सवाल कह रहा है n टू n में एक संबंध R निम्नवत परिभाषित है। कह रहा है कि a, b रिलेटेड टू c, d है और ये केवल तब है जब AD इक्वल टू क्या है, BC है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। चलिए क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे मान करके। शुरुआत करेंगे कहाँ से, मान करके कि माना क्या a, b बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो इसका संबंध हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, संबंध लिख रहे हैं क्या, कहाँ गया भाई, ये a, b
रिलेटेड टू बी कामा ए, ठीक है। ए कामा बी रिलेटेड टू क्या, बी कामा ए। ए कामा बी रिलेटेड टू बी कामा ए है, जिसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी रिलेटेड टू ए बी, या बी ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, अतः, क्या कह सकते हैं, अतः संबंध स्वतुल्य है। अतः संबंध कैसा है, स्वतुल्य है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से मानेंगे, फिर से क्या करेंगे, मानेंगे। माना ए कामा बी कामा सी कामा डी क्या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी। कब, ये तो सवाल वाले ने ही बोल रखा है कि ए डी इक्वल टू क्या, बी सी। हम लोग लिख देंगे अतः संबंध क्या है, सममित है, सममित है, ठीक है। आगे देखिए, संक्रामक सिद्ध करना है। संक्रामक सिद्ध करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना ए कामा बी कामा सी कामा डी तथा ई कामा एफ क्या बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग ये भी लिखेंगे अगली लाइन में, क्या लिखेंगे, अगली लाइन में ये लिखेंगे कि ए कामा बी, ठीक है, रिलेट करता है किससे, सी कामा डी से। अगर ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं अगली लाइन में, इसका मतलब लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। या अगर हम लोग कहें कि सी कामा डी रिलेटेड टू ई कामा एफ, रिलेटेड टू ई कामा एफ, हम लोग कहेंगे कि सी एफ बराबर डी ई। ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये भी या करके कह सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये हमें प्रूव कर दें कि जो ए बी है वो ई एफ से रिलेट कर रहा है, तो संबंध कैसा हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो चलिए उसमें कुछ प्रबंध करते हैं। यहाँ से हम लोग किसकी, पहले वाले से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए डी अपान बी, ठीक है। ये वैल्यू उठा करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रख देते हैं सी की जगह। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी अपान बी और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई। डी से ये वाला डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ए एफ इक्वल टू क्या, बी ई, क्या बचेगा, बी ई। हम लोग सीधे सीधा कह सकते हैं कि जो ए बी है वो ई एफ से क्या करता है, संबंधित है। ये तभी बनेगा ना, ये तभी बनेगा जब क्या हो, जब ए बी रिलेटेड टू क्या हो, ई एफ हो, ठीक है ना। अतः हम लोग क्या बोलेंगे, अतः ठीक है, अतः संबंध क्या है, अतः संबंध क्या है, संक्रमक है, संक्रमक है, ठीक है। अच्छा, तीनों है इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, लास्ट में ये बोल देंगे कि दिया गया संबंध एन क्रॉस एन में, दिया गया संबंध एन क्रॉस एन में, एन क्रॉस एन में क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। चलिए चौथे का क्या हो गया ना, अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे के ख की ओर। देखिए सवाल नंबर 4 का ख क्या कह रही है। सवाल नंबर चौथे का ख कह रहा है कि ये न्यूनतम मान याद कीजिए जिसके लिए अंतराल क्लोज इंटरवल 1 से 2 में क्या है, वर्धमान है, ठीक है। फलन हमारे पास क्या है, एफ एक्स, एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग सबसे पहले तो वर्धमान करने के लिए इसका एक्स के साथ अवकलन करेंगे। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस ए, ठीक है, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। वैसे वो बोल रहा है फलन क्या है, इंक्रीजिंग है, फलन कैसा है, इंक्रीजिंग है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर फलन इंक्रीजिंग है तो अंतराल 1 से 2 में, अंतराल 1 से 2 में, ठीक है ना। अगर फलन इंक्रीजिंग है तो लिखेंगे अंतराल कहाँ, 1 से 2 में, 1 से 2 में, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x की वैल्यू अगर हम लोग रखें 1, x की वैल्यू 1 है ना, तो अगर x की वैल्यू 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 रखने में मिलेगा 2 एक अन्नम 2 प्लस a इज ग्रेटर देन कितना 0, तो 2 एक अन्नम 2 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा a इज ग्रेटर देन कितना -2, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, a जो है वो -2 से बड़ा के लिए क्या रहेगा, वर्धमान रहेगा। अच्छा दूसरा वैल्यू भी है 2, उसके लिए भी चेक कर लीजिए, तो 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन क्या 0, ये हो जाएगा 2 गुणे कितना 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन कितना 0, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा -4, ए -4 से बड़ा के लिए। अगर आप कुल मिला जुला कर देखें संख्या रेखा बना करके, तो ये देखिए संख्या रेखा पर ये -∞, ये हो जाएगा +∞, ये क्या हो जाएगा, ये कहीं हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कहीं क्या -2, इधर की तरफ कहीं क्या हो जाएगा -4। तो सवाल कह रहा है एक की वैल्यू -2 से बड़ी या -4 से बड़ी के लिए फलन क्या रहेगा, वर्धमान रहेगा। तो -2 की बड़ी के लिए पहला कौन सा मिल रहा है, -2, यही रहेगा ना, क्योंकि अगर -2 से बोल रहा है तो -4 के इधर तो फिर क्या होने लगेगा, वो इधर क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। इसलिए हम लोग आंसर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं -2 से बड़ा के लिए, -2 से बड़ा माने इधर के लिए जो फलन है वह कैसा है, वर्धमान है। ठीक है ना, ए का ऐसा कौन सा मान रहेगा, ए इज ग्रेटर देन -2 के लिए, ए के लिए फंक्शन क्या है, फंक्शन वर्धमान है, फंक्शन क्या है, वर्धमान। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, तो संख्या कौन से चौथे के ग की ओर। तो संख्या चौथे का ग देखिए, चौथे के ग में हमसे पूछा गया है, अवकल समीकरण दिया उन्होंने, आपको कलर से दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। अवकल समीकरण भी कैसा है, dy/dx इक्वल टू 1, कह रहा है y इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए। कितना आसान है देखिए, कुछ भी नहीं करना आपको, 2 नंबर आपके फ्री के मिलेंगे। कैसे, dy बराबर क्या हो जाएगा dx, दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। ठीक है ना, समाकलन करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, तो dy का हो जाएगा y, dx का हो जाएगा x, ठीक है ना, x प्लस c, ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल हमारे पास क्या है, घ वाली सवाल हमसे कहा गया है, प्रायिकता से सवाल पूछी गई है ये आपकी। अगर सवाल प्रायिकता से है तो प्रायिकता से हमसे सवाल क्या कह रहा है, ये भी सवाल रिपीटेड है, हमने इसे एक बार हाँ, इसका जवाब है कि दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए इसका आंसर हम लोगों ने हाँ लिख दिया था। अगर आपको फिर भी मैथमेटिकल तरीके से समझना है तो देखिए यहाँ समझ लीजिए कैसे। कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, अगर आप एक पासा उछालेंगे तो बताइए प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है, प्रतिदर्श समष्टि होगी 1 2 3 4 5 और 6, इसी में से कोई अंक आएगा। ठीक है ना, तो किसी भी संख्या के माने किसी भी संख्या के ऊपर आने की प्रायिकता अगर आपसे पूछी जाए तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6। क्या हो जाएगी, 1/6, कोई भी अंक ऊपर आएगा, माने आप किसी भी अंक के लिए बात कर लीजिए। फिर आगे सवाल क्या कह रहा है, पासे पर यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है तो ई से लिखते हैं। ठीक है, माने अगर आप पासा फेंकें और पासे पर संख्या क्या मिले, 3 का अपवर्त, माने 3 और 3 दूनी कितना, 6, तो उसे कैसे लिखेंगे, ई से लिखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर पासे पर सम संख्याएं मिले तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ से लिखेंगे। ये मिलेगा 2 4 और कितना 6। तो हमसे क्या कह रहा है कि बताइए कि दोनों घटनाएं, जो घटना ई है और घटना एफ है, वो दोनों कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वतंत्र घटना के लिए फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी बराबर क्या, पी ए इंटू पी बी इंटू क्या, पी बी। ठीक है ना, ये स्वतंत्र के लिए फार्मूला होता है, ध्यान से समझ लीजिए। जब आपसे स्वतंत्र घटना पूछेगी तो आप ये समझ जाइएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या, 0। भाई पी इंटरसेक्शन बी माने एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इंटरसेक्शन में दोनों पर इफेक्ट पड़ता है, तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। देखिए पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 1/6।
इक्वल टू पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2, पी बी की वैल्यू कितनी है 1/3। कैसे? 3 और 6, किसी पासे पर दो संख्या 3 और 6 आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/6। 2/6 को हल करेंगे कितना हो जाएगा 2 × 9 2, 2 × 3 = 6 और ये 3 अंक हैं इसमें। माने हम लोग ये भी कह सकते हैं पी ए और बी को पी ई यूनियन एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ई यूनियन एफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पी ऑफ ई, तो ये हो जाएगा कितना 1/3, पी हो जाएगा ई एफ, ये हो जाएगा कितना 3 × 9 3, 3 दूना 6। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा LHS इक्वल टू क्या आ रहा है RHS। हम लोग इसी को अगर ऐसा होता है, माने LHS इक्वल टू RHS होता है, हम लोग बोलते हैं कि जो घटनाएं दी गई हैं वो घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, एक्स वाई जेड विभिन्न हो, माने एक्स वाई जेड विभिन्न होने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो हमसे, एक्स वाई जेड विभिन्न होने का मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, ठीक है ना। माने ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो हमसे सवाल कर रहे हैं कि एक सारणिक है, एक क्या है सारणिक, कैसी सारणिक है, देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है पहली पंक्ति में, पहले स्तंभ में, ठीक है। दूसरे स्तंभ में x² y² z², ठीक है। फिर क्या x³ + 1, फिर क्या y³ + 1, फिर क्या z³ + 1 है, ठीक है। ये हो गया, कह रहे हैं ये बराबर किसके है 0 के। तो सिद्ध कीजिए कि x y z बराबर -1। तो हमें क्या सिद्ध करना है x y z बराबर क्या -1। सवाल कितने नंबर की है 5 नंबर की सवाल है, कितने नंबर की सवाल है 5 नंबर की सवाल है। अच्छा 5 नंबर की सवाल देखो कितनी आसान सवाल पूछी गई है। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर हम लोग सारणिक में कोई प्लस करके लिखा है, कोई भी पंक्ति आसम प्लस करके लिखी है तो उसे हम दो सारणिकों में तोड़ सकते हैं। माने हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, इस सारणिक को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, फिर क्या लिख सकते हैं x², फिर क्या y², फिर क्या z², फिर यहाँ लिख सकेंगे x³, यहाँ क्या y³, यहाँ क्या z³। समझ पा रहे हैं, ये पहला टर्म हो गया। फिर प्लस करेंगे क्या, ये हो जाएगा x, यहाँ y और यहाँ क्या z, फिर यहाँ क्या हो जाएगा x², यहाँ y², यहाँ क्या z², फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 और 1, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा तो जगह कम है इसलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ समझ के चलिए, क्या क्या समझ के चलिए कि अब अगर आप देख रहे हैं कि अब हमें दो दो डिटर्मिनेंट्स मिल गए हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट्स में देखिए, पहले डिटर्मिनेंट्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले पंक्ति से x कॉमन हो जाएगा, दूसरी पंक्ति से y कॉमन हो जाएगा, और तीसरी पंक्ति से क्या कॉमन हो जाएगा z। तो हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे कॉमन करके, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, लिख रहे हैं कि अगर हमने पहले वाले से क्या कॉमन कर लिया, पहले वाले से कॉमन कर लिया x y और z, ठीक है। तो क्या बचेगा, पहले वाले में बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा x³ था तो x² बचेगा। फिर यहाँ क्या बचेगा y कॉमन कर लिया हमने, यहाँ बचेगा 1, यहाँ y और यहाँ क्या हो जाएगा y², यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा z और यहाँ क्या हो जाएगा z², ठीक है ना, ये हो गया। फिर क्या तीसरे वाले में क्या बच रहा था, तीसरे वाले में तो बच रहा था क्या x y और z, फिर क्या x² और यहाँ कौन y², यहाँ कौन z², यहाँ कौन 1 1 और 1, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप देख पा रहे हैं दोनों सारणिक जो लिखे हैं उसमें अवयव तो एक जैसे हैं, बस अंतर इतना है कि वो ऑर्डर में नहीं है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो ये दूसरा मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, दूसरा वाला डिटर्मिनेंट देख रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट में हम क्या कर देते हैं, दो बार क्या कर रहे हैं एक्सचेंज करते हैं। कैसे एक्सचेंज करते हैं आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मुझे 1 लाना है, ठीक है, इसे इस पार लेके जाना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को थर्ड वाले से एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। थर्ड वहाँ आ जाएगा, फिर हम लोग उसको किसके साथ एक्सचेंज कर देंगे, दूसरे वाले के। अब 2 बार करेंगे, अगर एक बार करते तो 1 माइनस, 2 बार करेंगे तो कितना माइनस हो जाएगा 2 माइनस, और दोनों माइनस मिलके क्या बना देंगे प्लस बना देंगे। इसका मतलब जो लाइन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट्स 1 1 और 1, यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ वाई और यहाँ कौन जेड, यहाँ हो जाएगा x², यहाँ y² और यहाँ का z², ठीक है। सॉरी प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1,
यहाँ हो जाएगा x, यहाँ y और यहाँ कौन z, यहाँ क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ क्या जेड स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आप देख रहे हैं ना दो टर्म है, कितनी टर्म है, दो टर्म। पहली टर्म कौन है, ये है, ठीक है, और दूसरी टर्म कौन है, ये है। इन दोनों टर्मों में कौन कॉमन है, जो डिटर्मिनेंट्स है वही कॉमन है। तो आप डिटर्मिनेंट्स कॉमन ले लीजिए, तो डिटर्मिनेंट्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये हो जाएगा x, यहाँ y और यहाँ क्या कौन z। फिर यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कौन वाई स्क्वायर, यहाँ कौन जेड स्क्वायर। तो बचेगा क्या, बचेगा एक्स वाई और जेड प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए एक्स वाई जेड तो अलग अलग है, एक्स वाई जेड क्या है अलग अलग है, इसलिए जो पहला जो ये डिटर्मिनेंट दिख रहा है ये तो कभी 0 हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं 0 हो पाएगा, 0 इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स और वाई और जेड जब तक बराबर नहीं होंगे, माने यहाँ भी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, यहाँ भी 1 हो जाए, तो जा करके क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे पंक्ति सम, तो आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन एक्स वाई जेड क्या है, विभिन्न है, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो डिटर्मिनेंट जो क्या है डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। माने हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट 1 1 और 1, डिटर्मिनेंट 1 1 1 और क्या एक्स वाई जेड और क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 कौन होगा, 0 होगा एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू क्या 0 होगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। ये हमें प्रूव करना था। देख रहे ना कितना आसान है। आसान क्या कहें हम लोग, ये समझिए कि अगर आप प्रसार करेंगे तो प्रसार करते करते फंस जाएंगे और आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे मेथड सीखने हैं कि हम देखिए सवाल को किस तरह से बेहतर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेहतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि हमारे चैनल पे कराई जा रही है। आप बहुत ध्यान से रफ और पेन लेके बैठिए, सवाल आने वाली हो तो सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए, सवाल लगाइए, फिर आप आंसर मैच करने के लिए वीडियो को क्या कीजिए चलाइए। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल तो संख्या 5 की ख की ओर, ठीक है। सवाल में हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स, क्या सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x - 4 साइन एक्स क्यूब, ठीक है ना। अच्छा ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। आपको जब सूत्र पढ़ाया जाता है तो आप तो बोलते हैं कि क्या कि हो सकता है सूत्र ना पूछे। देखिए आपको सवाल में सूत्र ही पूछ लिया गया है ना, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। बहुत आसान सिद्ध करना है। देखिए लिखेंगे साइन 3a बराबर क्या 3 साइन ए, 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए, ठीक है ना। ये है सूत्र किसका, साइन 3a का। आप जानते हैं ना कि साइन जो है वो 34 नंबर की बस में आता है, तो साइन 34 नंबर की बस में आके बैठ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चलो भैया कि साइन ए, ठीक है, तुम क्या बन जाओ एक्स बन जाओ। अगर साइन ए एक्स बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। चलिए यही सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं और कुछ भी नहीं करना। आप देखिए आप वैल्यू पुट कीजिए और आप आंसर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइन है इसे साइन लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन 3a इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3 साइन ए को हमने x माना है -4x क्यूब, ठीक है। अब ये जो साइन इस पास दिख रहा है इसे हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा 3a बराबर क्या साइन इनवर्स 3x -4x क्यूब। दिख रहा है ना आंसर आपको। अब क्या करना है, ए की वैल्यू पुट कर देनी है और आपको आंसर दिख जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x -4x क्यूब, ठीक है ना। ये रहा आपका सही जवाब। हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। कितने लाइन में, सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन में, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, पहली बात तो मानना है और यहाँ मानने के बाद क्या लिखना है, ये हम जानते हैं, या आप ये लिख दीजिएगा ये सूत्र होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल पर संख्या 5 का ग देखिए। 5 का ग भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो सेट हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे सेट 2024 में पूछे गए थे। कौन से, 2024 में पूछे गए थे। ये जो सेट है वो तीसरा सेट है। तीसरे सेट में भी ये सवाल आई थी, जबकि ये दूसरे सेट में भी सवाल आई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सवाल को फिर से लगा देते हैं। सवाल कह रहा है कि cos y बराबर क्या x ब्रैकेट में cos a प्लस वाई,
ठीक है। कह रहा है cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो सिद्ध कीजिए, जो आपको सिद्ध करना है वो आपके सामने है, ठीक है ना। चलिए क्या करते हैं हम लोग करते हैं क्या है कि जो cos a प्लस वाई है ना, इसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। अगर cos a प्लस वाई को ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिलेगा हमें cos y अपान cos a प्लस वाई, ठीक है। cos a प्लस वाई बराबर क्या, x, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है ना, x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें ये अंश और हर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अंश और हर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हमारे पास अंश है और ये हमारे पास क्या है, हर है। तो अंश हर लगा देते हैं। तो अंश हर में सूत्र होता है हमारे पास क्या, सबसे पहले हर लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या, cos ब्रैकेट में a प्लस वाई हर, और अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माने cos y का अवकलन करेंगे तो साइन x का cos होता है, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, ठीक है। और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, फिर क्या हो जाएगा माइनस, अब क्या लिखेंगे, अंश लिखेंगे तो अंश हो जाएगा हमारे पास cos y, और हर का अवकलन करेंगे, हर का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्या a प्लस वाई, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। फिर पूरा अवकलन हो गया। और बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, बटे में लिखेंगे cos, बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे cos स्क्वायर, नहीं cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर, का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर dx, इधर x का अवकलन कितना, 1, ठीक है। पेज ऐड कर लेते हैं, पेज ऐड करने से पहले यहाँ ऊपर जगह है, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेते हैं और dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास सबसे पहले साइन y, ठीक है, और क्या cos a प्लस वाई, फिर क्या माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos, माइनस माइनस प्लस होगा ना, प्लस और माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा, क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा cos y और क्या साइन a प्लस वाई, ठीक है। और अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई बराबर कितना, 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब देखिए हमें dy बाई डी एक्स और यहाँ लगाना है, और सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए cos b, cos a साइन b हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन y माइनस a माइनस वाई, ठीक है, बराबर क्या, cos स्क्वायर a प्लस वाई। देखिए ये y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस a, माइनस बाहर निकल के क्या बनाएगा, माइनस बना देगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान क्या हो जाएगा, साइन a, क्या हो जाएगा, साइन a। देखिए साइन माइनस से बराबर क्या होता है, साइन यहाँ देखिए माइनस से आएगा ना, साइन माइनस से आएगा, तो माइनस से जब बाहर आएगा तो माइनस बनाएगा, और माइनस जैसे ही बनाएगा तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रूफ। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के घ की ओर, ठीक है ना। 5 का घ देखिए, कह रहा है कि ये बिंदु क्या है, संरेख है। ऐसा हमें क्या करना है, दर्शाना है। संरेख के लिए हम लोग को क्या करना है, डिटरमिनेंट 0 करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए डिटरमिनेंट निकाल के क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। लिखेंगे कि यदि बिंदु, क्या लिखेंगे, यदि बिंदु कौन कौन से, 2 3 -4, 1 -2 3 3 8 -11 संरेख हैं। क्या हैं, संरेख हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, संरेख हैं। तो क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या, 2 ट्रायंगल 1/2, ठीक है। 1 मिनट इरेज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा क्या, डिटरमिनेंट 2 3 -4
और क्या 1 -2 और 3, फिर क्या 3 8 और -11। ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लोग कहेंगे भैया तुम क्या हो जाओ, 0 हो जाओ। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1/2, 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया है। तो -11 दूनी कितना हो जाएगा, +22, -8 कितना हो जाएगा 24, फिर -3 ब्रैकेट में 11 का नाम -11, -3 का कितना 9, फिर क्या हो जाएगा -4 ब्रैकेट में 8 का नाम 8 + 3 दूनी 6 इक्वल टू क्या 0। देखिए 0 आता ही नहीं आता, ये हो जाएगा घट के -2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ये हो जाएगा -11 9 20 हो जाएगा, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कहीं कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 कहीं कितना हो जाएगा 60, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 8 और 6 कितना हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये प्लस हो गया है ना, क्योंकि ये माइनस 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 और माइनस का जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस। 8 और 6 14, 14 चौका कितना हो जाएगा ये -56। ठीक है। देखिए आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। लिखेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 0 है। ठीक है। अतः बिंदु क्या है संरेख है, अतः बिंदु संरेख है। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में और कौन सी सवाल है, अंगा भी है। आइए अंगा भी हल कर देते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, सवाल हमारे पास है y dx - x + 2y² dy = क्या 0। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y dx = x + 2y² dy। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, dy को इस पार लेके आएंगे और y को उस पार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा d dy ऑफ x = x बटा y प्लस 2y² बटा क्या y, एक y से ये y कट जाएगा और x बटा y को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा dy/x माइनस x बटा क्या y बराबर कितना 2y। अब देख पा रहे हैं ना, ये समीकरण बन गया कितना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा। ये x है तो ये भी x है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब तुलना करोगे तो p की वैल्यू कितना मिलेगी -1/y, q की वैल्यू कितनी मिलेगी 2y। ठीक है ना। चलिए क्या निकालेंगे, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e⁻∫−1/y dy। ये क्या हो जाएगा, हमने सूत्र नहीं लिखा है, अब सूत्र हम नहीं इसलिए लिखें क्योंकि थोड़ा सा क्या रहेगा, वीडियो शॉर्ट बनेगा। सूत्र अगर आपको जानना है तो ये देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए होता है e⁻∫p dy। ठीक है। जब क्या हो, जब हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो x में हो तब, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में है तो वहाँ dx की जगह क्या आएगा dy आएगा। तो इसका क्या करेंगे, जब समाकलन करेंगे -1/y का तो क्या आएगा, -1/y का समाकलन करेंगे तो ये आएगा कितना e⁻log 1/y। ये और log एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/y। अब सूत्र लिख देंगे, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या y की टर्म में है तो यहाँ आएगा यस बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या q dy। ठीक है। चलिए लगा दीजिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है 1/y इंटू क्या x बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y, q की वैल्यू भी कितना 2y, y से y क्या हो गया कट गया है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x बटा y इक्वल टू कितना dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y प्लस क्या c। हम लोग इसे लिख सकते हैं x बराबर y² प्लस cy। ठीक है। ये रहा आपका सदुत्तर। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल हमारी कौन सी है, अच्छा सवाल नंबर 6 आ गई। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या सवाल नंबर 5 तक ही हल करते हैं, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर कहाँ से लेकर के 1 से लेकर के कहाँ तक डिस्कशन कर लिया, 1 से लेकर के 5 तक डिस्कशन कर लिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो इसकी जो आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे 6 7 8 और 9 इन 4 क्वेश्चनों को क्या करेंगे पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए।
थैंक यू।